नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। आइए सबसे पहले हम खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज आपको हम बताएंगे कि अमर जवान ज्योति किस तरह 50 साल बाद इंडिया गेट से नेशनल वॉर मेमोरियल चली गई। वो अखंड ज्योति जो लगातार 50 वर्षों से लगातार जल रही थी, किस तरह से वॉर मेमोरियल में ज्योति में विलीन हुई। और इस स्थानांतरण को इतिहास की दृष्टि से देखना होगा और यह समझना भी होगा कि इस पर राजनीतिक ज्वाला क्यों भड़की हुई है। आज इंडिया गेट से जुड़ी एक नहीं दो ऐतिहासिक खबरें हैं। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले देश के महान सेनानी राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य मूर्ति इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। ये जय हिंद जैसे अमर राष्ट्रवादी नारे के जनक सुभाष चंद्र बोस का सम्मान है, उन्हें भारत का सैल्यूट है। जहां नेताजी की मूर्ति लगाई जाएगी वहां एक दौर में जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी, जिसका मुकुट 1958 में हटाया गया और फिर 1968 में पूरी मूर्ति हटा दी गई। वह स्थान करीब 44 साल तक ऐसा ही रहा है और अब 54 साल तक रिक्त रहने के बाद भरेगा। नेताजी की स्थापित मूर्ति होगी। सुभाष चंद्र बोस के हर प्रशंसक को इससे खुशी है और आज वो सब बहुत खुश होंगे। इस सम्मान का हम ऐतिहासिक विश्लेषण आपके लिए करने वाले हैं। आज उन लोगों की बात भी करेंगे जो भारत में संवेदनशील मुद्दों पर झूठ और फेक न्यूज फैलाकर हमारे देश में आग लगाना चाहते हैं। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI ने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट्स के द्वारा झूठ का जो पहाड़ बनाया, उस पर एक बार फिर से हिंदुस्तानी हथौड़ा पड़ा। भारत सरकार ने 35 यूट्यूब चैनल, 2 ट्विटर अकाउंट, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स, 1 फेसबुक अकाउंट और 2 वेबसाइट्स पर IT नियमों के तहत कार्रवाई कर इन्हें बंद कर दिया। इन देश विरोधी यूट्यूब चैनल्स के 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर, 130 करोड़ से ज्यादा व्यूज थे। 21 दिसंबर के बाद 21 जनवरी को दूसरी बार डिजिटल स्ट्राइक हुई है। आज आपको इस खबर के द्वारा फेक न्यूज से भी हम करेंगे खबरदार। जिस तरह राजधानी दिल्ली की पहचान है इंडिया गेट, बिल्कुल उसी तरह 50 वर्षों से इंडिया गेट की अमिट पहचान रही है अमर जवान ज्योति। लेकिन आज इंडिया गेट की यह पहचान खत्म हो गई और अमर जवान ज्योति नेशनल वॉर मेमोरियल में मौजूद अमर जवान ज्योति में विलीन हो गई। इसके लिए एक बाकायदा आयोजन हुआ। इस सेरेमनी के दौरान अमर जवान ज्योति पर पुष्प चढ़ाकर उसका सम्मान किया गया। फिर मशालों के द्वारा अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल ले जाकर वहां की ज्योति से मिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई। मिलिट्री बैंड और परेड के द्वारा इस अमर ज्योति को वॉर मेमोरियल ले जाया गया। वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित ज्योति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर मशाल के द्वारा अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल में मिला दिया गया। इस तरह अखंड ज्योति के स्थानांतरण और विलय के बाद इंडिया गेट पर 50 वर्षों से जलती आ रही अमर जवान ज्योति बुझ गई। लेकिन इसे लेकर अब राजनीति की ज्वाला भड़क उठी है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी की कविता की ये पंक्तियां अमर जवान ज्योति पर जीवंत हो उठती थी। 50 सालों से शहीदों के प्रति सम्मान की भावना को अनवरत प्रज्वलित करने वाली इस ज्योति का आज इंडिया गेट से नाता टूट गया। इंडिया गेट पे मैं मौजूद हूँ और ये ऐतिहासिक पल रहा है। तमाम देश से, दिल्ली में ही नहीं बल्कि बाहर के अलग अलग राज्यों से भी जब लोग घूमने आते हैं तो इस खास अमर जवान ज्योति को जो है वो देखने के लिए आते हैं, इसके पास आते हैं, क्योंकि इसके एक अलग जुड़ाव जो है वो देखने को मिलता है। 1972 के अंदर इसको यहाँ पर लगाया गया था। इस लॉ को आप देख सकते हैं, सुरक्षा का कड़ा पहरा है, इसके साथ साथ तमाम जवान हैं और एक बहुत ही ऐतिहासिक पल जो है वो होने जा रहा है। अमर जवान ज्योति अब इंडिया गेट से नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलीन हो गई। देश के जिन शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को अमर जवान ज्योति 50 वर्षों से रोशन करती आई, उस अखंड ज्योति को बुझने पर सियासत की ज्वाला भड़क उठी है। कोई भी देश दुनिया में अपने इतिहास को बदलकर भविष्य की नींव नहीं रख सकता है, लेकिन मैं समझती हूँ मोदी जी और उनकी सरकार की विफलता
और उनकी बौखलाहट, क्योंकि हमारे बड़े गौरवशाली इतिहास में उनकी कोई भूमिका ही नहीं रही। अमर जवान ज्योति हमारी शहीदों का, हमारे गौरवशाली इतिहास का एक बहुत बड़ा प्रमाण था। उसके साथ खिलवाड़ करना, उसकी लौ को बुझा देना, कहीं ना कहीं ये प्रतीकात्मक जो शहादत लोगों की हुई है उसका असम्मान है। कोई नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बनाया, कहीं पर भी उनका नाम नहीं लिखवाया। इसमें ना तो किसी कुछ इश्यू है। मैं मानता हूं ये सही चीज है जो हुआ है, और नेशनल वॉर मेमोरियल ही वो जगह है जहां पर आज़ादी के बाद 75 साल में जो हमारे जो शहीद हुए हैं उनका वहां पे, उनके बलिदान का वहां पे रेस्पेक्ट हो। अमर जवान ज्योति की स्थापना कांग्रेस राज में हुई थी, जबकि नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण बीजेपी के राज में हुआ। जाहिर है कांग्रेस को अमर जवान ज्योति का वॉर मेमोरियल में विलीन हो जाना नागवार गुजरा है। सेरेमनी के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नेशनल वॉर मेमोरियल के बाहर अपना विरोध जता रहे थे। शास्त्री भवन के सामने यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है। अमर जवान ज्योति की राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल से मिलाए जाने को लेकर यहाँ पे आप देखिए यूथ कांग्रेस बैरिकेड चढ़ के अमर जवान ज्योति की ओर जाने की कोशिश में है। कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं है। श्रीनिवास जी, क्यों प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं? भाजपा कह रही है कि हम सम्मान कर रहे हैं और ये तिरस्कार नहीं है। भाजपा सम्मान नहीं कर रहा है, अपमान कर रहा है। अमर जो जवान ज्योति है हमेशा जलना है। किसके लिए जलाता है? याद के लिए, कुर्बानी सादत की याद है वो। अमर जवान ज्योति बुझने पर विपक्ष इतना जल भुन गया है कि उसकी जुबान सियासी शोले उगल रही है और सरकार के लिए बद्दुआएं निकल रही है। क्या अमर जवान ज्योति नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था? क्या अमर जवान ज्योति वो 3,500 लोगों का सर्वोच्च बलिदान के ऊपर फूल नहीं चढ़ाती थी? क्या उसको नमन नहीं करती थी? तो अगर एनडीए भाजपा की सरकार ने राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल बनाया है तो वो एक अच्छा काम किया है, एक रचनात्मक काम किया है, पर उसका ये मतलब नहीं कि आप अमर जवान ज्योति को बुझा दें। और जो 1971 से लॉ जल रही है, जो लॉ भारत के सबसे अच्छी, जब से शानदार घड़ी का प्रतिबिंब है, जब 1971 में हमने बांग्लादेश की संरचना की, ये उसको बुझाने का एक प्रयास है। मैं मानता हूं कि आपका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास में नहीं रहा, इसकी वजह से एहसास कमतरी भी होता होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि 50 वर्षों से जो लॉ चल रही थी उस लॉ को आप बुझा दें। ये इस तरह के निर्णय की सलाह कौन देता है आपको? इट इज नीदर गुड पॉलिटिक्स नॉर गुड ऑप्टिक्स। ईश्वर के लिए एक बार सोचिए कि आप कौन सी परंपराएं छोड़ के जा रहे हैं। इतिहास कैसे आपको स्मरण करेगा? अमर जवान ज्योति पर विपक्ष के सवालों को लेकर केंद्र सरकार का सीधा सा तर्क है कि अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं गया बल्कि शिफ्ट ही किया गया है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसको लेकर भी सरकार ने अपने विचार साफ कर दिए हैं। पहला तर्क यह है कि इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति 1971 और अन्य युद्धों में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देती थी, लेकिन उसमें से किसी शहीद का नाम यहाँ नहीं लिखा था। दूसरा तर्क यह है कि इंडिया गेट पर जो नाम लिखे हैं वो उन सैनिकों के हैं जो प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए। ये हमारे गुलामी वाले समय की याद दिलाते हैं। तीसरा तर्क यह है कि 1971 के युद्ध समेत बाकी सभी युद्धों में शहीद होने वाले सैनिकों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में दर्ज हैं, इसलिए वहां ज्योति जलना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। बीजेपी ताने दे रही है कि जिन लोगों ने 70 साल में नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बनाया वो अब शहीद सैनिकों को सही श्रद्धांजलि मिलने पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। सारे मजहब को मर्ज किया जा रहा है टू ऑनर ऑल दोज हु हैव लेड डाउन देयर लाइव्स। ये 1971 के तो उस समय जो ट्रिब्यूट थी यहाँ पे, अब तो एक वॉर मेमोरियल बनाया गया है जो उन्होंने 70 साल नहीं बनाया, वो हम लोग बना रहे हैं। राहुल गांधी इज अ लास्ट मिनट कंट्रोवर्सी, नॉट दैट व्हाट ही इज रेजिंग।
स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान की वह ज्वाला किसी गुलामी के साये के नीचे नहीं हो सकती थी, खुले आकाश के नीचे वह ज्वाला है। ये इससे बेहतर भारत के राष्ट्र की समझ नहीं हो सकती। अब राहुल गांधी जी को कितनी समझ होगी, बता दे कौन सा लगाव है, वो इतिहास आपका था, हमें पता है। इंडिया गेट की पहचान अमर जवान ज्योति ने अपना स्थान बदल लिया है और अब उसका नया पता नेशनल वॉर मेमोरियल है। अगर सियासत के चश्मे से देखा जाए तो इस फैसले में पुराने इतिहास की लॉ को ट्रांसफर करने का और नया इतिहास बनाने और इतिहास में दर्ज हो जाने की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं। और अब इस पर प्रचंड ज्योति की तरह ही अखंड राजनीति भी चलती रहेगी। मौसमी सिंह के साथ मोहित शर्मा, दिल्ली, आज तक। पिछले 50 वर्षों से लगातार जल रही अमर जवान ज्योति आज नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलीन हो गई और इसी के साथ उसका 50 साल का एक ऐतिहासिक सफर भी समाप्त हो गया। आइए हम आपको अमर जवान ज्योति के बारे में वो विशेष बातें भी बता दें जो अब इतिहास का हिस्सा हो गई हैं। इंडिया गेट के नीचे जिस जगह अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी उस जगह से पहले गाड़ियां गुजरा करती थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आर्काइव में मौजूद 1930 के दशक की तस्वीर में आप इंडिया गेट से कारों को गुजरता हुआ देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से 26 जनवरी 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था और तब से अमर जवान ज्योति लगातार जलती आ रही है। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो 15 दिसंबर 1972 की है, जब 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं उन्हें श्रद्धांजलि देने यहां पहुंची थी। अमर जवान ज्योति पर 24 घंटे थल सेना, वायुसेना, नौसेना के जवान तैनात रहा करते थे। यहां तीनों सेनाओं के झंडे 24 घंटे लहराया करते थे। अमर जवान ज्योति की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि अपने उद्घाटन के बाद से ही अमर जवान ज्योति की एक लौ पिछले 50 वर्षों से लगातार चल रही थी। इसकी बाकी तीनों लौ को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर जलाया जाता था, यानी 26 जनवरी और 15 अगस्त को शहीद सैनिकों के सम्मान में अमर जवान ज्योति की चारों लौ जला दी जाती थी। अमर जवान ज्योति की लौ हमेशा जलती रहे, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। वर्ष 1972 से 2006 तक अमर जवान ज्योति को जलाने के लिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का सिलेंडर इस्तेमाल होता था। 2006 के बाद अमर जवान ज्योति को जलाने के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी का इस्तेमाल होने लगा। इसके लिए 2005 में कस्तूरबा गांधी मार्ग से इंडिया गेट तक करीब आधा किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन बिछा दी गई और हर ज्योति को जलाने के लिए अलग अलग बर्नर लगा दिए गए। लेकिन अब ये सब कुछ इतिहास का हिस्सा हो चुका है और अब इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की रोशनी बुझ चुकी है। अमर जवान ज्योति जो है वो 1972 में मिसेस इंदिरा गांधी ने लाइट किया था और तब से आज तक वो जलती रही है। ये जो ज्योति है और ये जो सेनोटैप है इधर यहाँ पे, इनके चारों तरफ एक एक अर्न है जो जलता रहता है, कम से कम एक ऑलवेज जलता रहता है। और यहाँ पे जो है हर साल 26 जनवरी को प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तीनों सर्विसेज के चीफ और लेटली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी जाके रीलाइट करते हैं। पहले ये एलपीजी से जलता था, अभी यहाँ पे पाइप्ड गैस की बंदोबस्त की गई है। वैसे इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की स्थापना का सबसे बड़ा कारण यह था कि अंग्रेजों ने इंडिया गेट को वॉर मेमोरियल के रूप में ही बनवाया था, जहां ब्रिटिश सेना की तरफ से पहले विश्व युद्ध और अन्य युद्धों में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के नाम दर्ज हैं। लेकिन क्योंकि आजादी के बाद कोई नेशनल वॉर मेमोरियल हमारे देश में नहीं था, इसीलिए 1971 युद्ध के बाद इंडिया गेट पर ही अमर जवान ज्योति जलाई गई। पूर्व सैन्य अधिकारियों का भी यह मानना है कि नेशनल वॉर मेमोरियल बनने के बाद जवानों की शहादत और उनके सम्मान से जुड़े कार्यक्रम वहीं होने चाहिए। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति 1971 और अन्य युद्धों में शहीद होने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देती थी। 26 जनवरी 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। तब से अमर जवान ज्योति लगातार जलती आ रही थी। तो आखिर इस अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में समाहित करने की जरूरत क्यों पड़ी?
ये बिल्कुल एक सही फैसला है। देखिए, इंडिया गेट जो है, इंडिया गेट ब्रिटिशर्स ने बनाया था हमारे जितने सैनिक थे जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के अंदर जो शहीद हुए थे उनकी याद में। हिंदुस्तान ने कोई भी वॉर मेमोरियल नहीं बनाया तब से। उसके बाद में 71 की लड़ाई के बाद में ये जो है एक जो है इटर्नल, ये जो अमर जवान ज्योति का एक प्रस्ताव आया कि जी इसी के अंदर एक बना दीजिए बनिस्बत इसके कि एक नेशनल वॉर मेमोरियल बने। अब ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल हमारा बना है और यहाँ पे इटर्नल फ्लेम जल रही है और वहाँ पे हमारे जो जितने भी शहीद जवान हैं उनकी याद के लिए वो जो है फ्लेम जल रही है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के जिन शहीदों को सम्मान देने के लिए इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति प्रज्वलित थी, उस इंडिया गेट पर उन शहीदों के नाम अंकित नहीं थे। जबकि नेशनल वॉर मेमोरियल में 26,000 से ज्यादा जवानों के नाम अंकित हैं, जिनमें 1971 और अन्य युद्धों में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिक शामिल हैं। ऐसे में अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट करने में हर्ज ही क्या हो सकता है। It has the names of World War I and the Afghan war soldiers, and they need to be respected as much. But now that the new war memorial has come up, I think it's appropriate that we have ceremonies at that place. प्रथम विश्व युद्ध और इससे पहले शहीद हुए जवानों की याद में अंग्रेजों के बनाए इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति को बाद में अलग से जोड़ा गया था। 2019 तक इंडिया गेट ही अनऑफिशियल नेशनल वॉर मेमोरियल हुआ करता था, जहां 26 जनवरी को अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने की परंपरा निभाई जाती थी। लेकिन 2019 में देश को अपना पहला ओरिजिनल नेशनल वॉर मेमोरियल मिला। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्मारक का उद्घाटन किया था। ये वॉर मेमोरियल इंडिया गेट से करीब 400 मीटर की दूरी पर 40 एकड़ में फैला हुआ है। इसे 1947 में देश की आजादी के बाद से अब तक शहादत दे चुके 26,466 भारतीय जवानों के सम्मान में निर्मित किया गया था, जो 1962 में भारत चीन युद्ध, भारत पाक के बीच हुए 1947, 1965, 1971 और 1999 करगिल युद्धों के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को समर्पित है। श्रीलंका में भारतीय सेना के संचालन के दौरान और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान शहीद हुए सैनिकों के नाम भी वॉर मेमोरियल में अंकित हैं। पूर्व सैनिकों की नजर में नेशनल वॉर मेमोरियल में अमर जवान ज्योति का विलय उसका बुझना नहीं, बल्कि उसकी लौ का और ज्यादा सशक्त हो जाना है। डेजिग्नेटेड प्लेस बना दी है, जो कि ठीक भी है। नेशनल वॉर मेमोरियल इज द राइट प्लेस। और अब जो वहां की जो फ्लेम है अमर जवान ज्योति की, उसको एक मर्ज किया जा रहा है। यानी कि अब से एक किस्म से वो होगा कि हर एक के लिए ये डेजिग्नेटेड प्लेस बना दी गई है। तो मेरी तरफ से, मेरी समझ से ये एक बहुत बिफिटिंग चीज है। आप एक देश में एक ही जगह में दो जगह पे ऐसी फ्लेम नहीं कर सकते हो, जो कि एक तो अंग्रेजों के टाइम पे बनाए हुए वो एक हरिडली बनाई थी। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। इनफैक्ट आप दो या तीन जगह पे ऐसे रीथलिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक ही जगह पे जहां पे भारतीय सेना के सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं, आई थिंक दैट इज द ओनली प्लेस व्हिच डिजर्व्स ऑल द अटेंशन एंड रिस्पेक्ट फॉर रीथलिंग। नेशनल वॉर मेमोरियल इज द ओनली प्लेस वेयर द सोल्जर्स हैव टू बी ऑनर्ड एंड एक ही जगह है। इसके लिए कोई दो जगह नहीं हो सकती है। वो दूसरी बात है कि इसका इतिहास जो है वो मैं उसके बारे में बात कर चुका हूँ। ये बात जायज लगती है कि जब हमारे पास बाकायदा नेशनल वॉर मेमोरियल है तो इंडिया गेट पर वॉर मेमोरियल को बनाए रखना जरूरी नहीं लगता। लेकिन इसके विपक्ष में एक मजबूत तर्क ये भी है कि अगर देश में और भी कई वॉर मेमोरियल हैं जहां ज्योति जलती हैं, अगर नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति जलती रहती तो क्या हर्ज था? ये सवाल है। लेकिन ऐसे सभी सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है। शहीद सैनिकों के सम्मान की लौ अगर अनंत काल तक कहीं प्रज्वलित होनी चाहिए तो वो है हर देशवासी का दिल।
फिर चाहे शहीदों के सम्मान में हर बरस मेले इंडिया गेट पर लगे या नेशनल वॉर मेमोरियल में। दिल्ली से मोहित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आज इंडिया गेट से जुड़ी एक नहीं दो ऐतिहासिक खबरें हैं। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले देश के महान सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए जो देश सम्मान अरसे से चाहता था, वो सम्मान अब इंडिया गेट पर उन्हें देने की तैयारी है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर उनकी एक मूर्ति का अनावरण इंडिया गेट पर किया जाएगा। अमर जवान ज्योति का विलय नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में किए जाने के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित किए जाने का ऐलान कर दिया। 23 जनवरी को जब देश सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राफिक प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये पीएम मोदी ने तस्वीर ट्वीट की जिसमें वो स्थान है जहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी और जब तक ये प्रतिमा वहां पूरी तरह बनकर स्थापित नहीं हो जाती तब तक होलोग्राफिक तकनीक से सुभाष चंद्र बोस वहां पर नजर आते रहेंगे। 2 तस्वीरों की मदद से आप वो स्थान देख सकते हैं जहां पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पहली तस्वीर 1952 की है। यहां किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी जो 1938 से स्थापित थे। इसके बाद प्रतिमा के मुकुट को 1958 में हटाया गया। फिर 1968 में यह प्रतिमा यहां से हटा दी गई। इसके बाद यह जगह खाली थी। अब उसी जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जानी है। यह उसका एक होलोग्राफिक यानी कि आभासी 3D प्रोजेक्शन है। सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों को अपने शब्दों, युद्ध कौशल, अपनी हिम्मत से छकाया। आजाद हिंद फौज को देश की आजादी के लिए झोंक दिया, जय हिंद का नारा दिया। ऐसे राष्ट्र नायक को स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद यह सम्मान हासिल होगा। यह अपने आप में सुखद और गौरवपूर्ण क्षण है। ऐतिहासिक इंडिया गेट के पास बने इसी छत्र के नीचे पूरे शान से नजर आएगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी, जिसके अंदर अंग्रेजों की लाठियां खाकर नहीं, आजादी को आक्रांताओं से छीन कर पाने की चाह थी, ऐसे व्यक्ति को आजादी के 7 दशकों बाद भी वो सम्मान हासिल नहीं हुआ था जिसके वो हकदार थे। मोदी सरकार ने एक नई पहल की है। काफी सालों से ये प्रस्ताव केंद्रीय सरकार के पास दिया गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिबरेटर ऑफ इंडिया है, जो भारत की आजादी के लिए शेष लड़ाई किया था, जिसके कारण भारत आज आजाद है, उनका मूर्ति स्थापित करना चाहिए इंडिया गेट के सामने। एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो ये बहुत खुशी की बात है। एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में आज ये डिसीजन लिया है कि उधर नेताजी का स्टैचू बनेगा। इंडिया गेट एक ऐतिहासिक युद्ध स्मारक है जिस पर उन 13,220 शहीद भारतीयों के नाम हैं जिन्होंने विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाई। इस जगह के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए ही यहाँ पर अमर जवान ज्योति भी थी, जिसका आज नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलय हो गया। अब इस जगह पर देश की आजादी में योगदान देने वाले सुभाष चंद्र बोस को सबसे बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। I welcome the announcement by our Prime Minister to install a statue of Netaji at India Gate. I will only add that the best way or the true monuments to the great require the adornment and enlargement of their legacy. I think it is most gratifying that a nice statue should be put up in Delhi of all places, because after all, Delhi was the goal of the Indian National Army to reach. Delhi Cholo was their slogan, as you probably know. जिस छत्र के नीचे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जानी है, वहां पर 1938 से 1968 तक किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी हुई थी। पिछले 6 दशक से यहाँ किसी और की प्रतिमा नहीं लगाई गई थी। 23 जनवरी से इस जगह का इतिहास भी बदलने वाला है। नेताजी की मूर्ति
एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है देशवासियों को, हमारी आगामी पीढ़ी को, ताकि वे याद रख सकें कि किस प्रकार से नेताजी ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से भारत के स्वाधीनता संघर्ष में अपना अतुलनीय योगदान दिया था। और हम सभी के लिए कहीं न कहीं एक दायित्व है कि अपने इतिहास को अपने भविष्य से जोड़ें। मोदी सरकार 23 जनवरी यानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाती आ रही है। इस वजह से इस दिन को खास तौर पर चुना गया है। यहाँ जो प्रतिमा स्थापित की जाएगी वो 28 फीट ऊंची और करीब 6 फीट चौड़ी होगी। हालांकि 23 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर होलोग्राफिक तकनीक से बनी प्रतिमा का ही अनावरण करेंगे। ये व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक ग्रेनाइट की प्रतिमा यहाँ स्थापित न हो जाए। प्रधानमंत्री जी ने आज ऐतिहासिक काम किया है, देश के लोगों का दिल जीत लिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हिंदुस्तानियों के दिल में बसते हैं, नेताजी से पूरा देश प्यार करता है। कांग्रेस की सरकार में नेताजी के साथ न्याय नहीं हुआ। जो अन्याय कांग्रेस के जमाने में नेताजी के साथ हुआ उसको न्याय में बदला है, नाइंसाफी को इंसाफ में बदला है और इंडिया गेट पे नेताजी की प्रतिमा लगाने का ऐलान करके हिंदुस्तान के लोगों का दिल जीता है। ये सवाल हमेशा से उठता रहा है कि देश को आजादी मिलने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान क्यों नहीं मिला जो बाकी लोगों को मिला। इस पर कई राजनीतिक चर्चाएं भी हुई, लेकिन इस तरह की कोई भी पहल कभी नहीं की गई। अब इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाए जाने का ऐलान उनको दिए गए सबसे बड़े सम्मान के तौर पर देखा जा रहा है। इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण तो हो जाएगा, लेकिन फिलहाल असली प्रतिमा वहां नहीं होगी। इस अनावरण में नए दौर की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ग्रेनाइट की असली मूर्ति बाद में लगेगी, लेकिन अनावरण एडवांस में हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तकनीक की मदद से यह हाईटेक अनावरण करेंगे उसे होलोग्राफिक तकनीक कहा जाता है। आइए आपको इसके बारे में भी हम बता देते हैं। होलोग्राफिक टेक्निक को आप एक विशेष प्रोजेक्टर की तरह समझ सकते हैं, जिसमें किसी चीज का 3D आकार लेकर उसे प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। मान लीजिए जैसे सामान्य प्रोजेक्टर किसी तस्वीर को पर्दे पर या दीवारों पर दिखता है या दिखाता है, वैसे ही होलोग्राफिक टेक्निक में 3D तस्वीर दिखाई देती है। हम आपको यह भी बता दें कि होलोग्राफी शब्द ग्रीक शब्द होलो और ग्राफीन से मिलकर बना है। होलो का अर्थ है संपूर्ण और ग्राफीन का शब्द है लिखना। होलोग्राम को 3D फोटोग्राफ भी कहा जाता है। तो मूल रूप से इस तकनीक का आविष्कार लंदन के इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर डेनिस गैबेट ने किया था। 1948 में उन्होंने इस दिशा में कुछ बेसिक प्रयोग किए और बाद में उन्हीं के आधार पर लेजर के द्वारा होलोग्राफी होने लगी और फिर इसके लिए उन्हें 1971 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। होलोग्राम बनाते समय पहले किसी व्यक्ति या वस्तु का होलोग्राम रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसे देखने के लिए होलोग्राम की तरंगों के द्वारा दूसरी जगह पर पहुंचाकर वहां पर उसे प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। ये पहली बार नहीं है जब इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान और कई सारे अवसर पर इस टेक्निक का इस्तेमाल किया। इसका इस्तेमाल करने से उन्हें रैली स्थल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि रैली में मौजूद लोगों को ऐसा लगता था जैसे प्रधानमंत्री मोदी उनके सामने खड़े होकर वहीं पर बोल रहे हों, भाषण दे रहे हों। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आगे की तकनीक है। कई फिल्मों में भी इसका इस्तेमाल होता रहा है। टीवी न्यूज इंडस्ट्री में भी इस तकनीक का इस्तेमाल होता रहा है और आज तक पर हमने भी इस टेक्निक का कई बार इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान पर भारत ने एक बार फिर से डिजिटल स्ट्राइक की और इस बार भारत ने देश विरोधी कई यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट्स को बंद कर दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इन यूट्यूब चैनल्स को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से चलाया जा रहा था। भारत सरकार ने 35 यूट्यूब चैनल, 2 ट्विटर अकाउंट्स, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट, 1 फेसबुक अकाउंट, 2 वेबसाइट्स पर IT नियमों के तहत कार्रवाई की। इन देश विरोधी यूट्यूब चैनल्स के 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर, 130 करोड़ से ज्यादा व्यूज थे। इन सभी यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को पाकिस्तान के साथ साथ कई अन्य देशों से भी संचालित किया जा रहा था। यह हमारे देश
के विरुद्ध फेक न्यूज का प्रचार प्रसार कर रहे थे। पिछले साल दिसंबर में भी भारत सरकार ने 20 यूट्यूब चैनल्स को बंद किया था। इन पर भी देश विरोधी कंटेंट का आरोप था। झूठ सत्य के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेज रफ्तार से फैलता है। पाकिस्तान के झूठ के प्रोपेगेंडा से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा था। इस दौर में जिस ढंग से गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, इसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की एक सख्त आवश्यकता थी, जो आईएनपी मिनिस्ट्री ने पूरी की। सर 35 से ज्यादा अकाउंट आपने YouTube पे फिर बैन करे हैं। पहले हमने देखा था दिसंबर में 20 बैन हुए थे, इस बार 35 सिर्फ YouTube अकाउंट्स नहीं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हर जगह बैन हुआ है। सर क्या वजह रही सर, लगातार इतना ठोस कदम उठा रही है मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट? नहीं, ठोस कदम उठाना तो हमारा काम ही है और ये हमारे पास क्योंकि इन्फॉर्मेशन आ रही है, अब आपको हमने आज दिखाया कि किस तरह के विष फैला रहे हैं ये हमारे देश के विरुद्ध। हमारी जो स्वायत्ता है उसके बिल्कुल ही ये टिपिकल ऐसे केसेस हैं जिसके लिए एक्ट बनाया गया, जिसके लिए रूल्स बनाए गए, जिसमें इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए, जिसके अंदर हमें कार्रवाई करनी है। अब इस तरह की कहानियां कोई चलाए कि जनरल बिपिन रावत का क्रैश हुआ उसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल है या एनएसए रिस्पॉन्सिबल है, या जो है नॉर्थ कोरिया की आर्मी कश्मीर पहुंच रही है चाइना के साथ, तो ये इस तरह की बकवास के लिए तो इसी के लिए कायदे बनाया गया है और हम इस पे कार्रवाई करते रहेंगे। सर आपने बताया यूजर बेस जो था, जो सब्सक्राइबर्स थे वो बहुत ज्यादा थे, 130 करोड़ से ज्यादा व्यूअरशिप थी और पाकिस्तान में बेस थे, तो लगातार ऐसी चीजें निकल करके आ रही है। सर पिछली बार जब आपने बैन करा तो काफी बड़ा सदमा लगा था पाकिस्तान में, उनके जो एडवाइजर हैं टू पाकिस्तान पीएम, उन्हीं को समझ में नहीं आ रहा था क्या कहें। इस बार भी आपने कुछ ऐसा करा है, क्या लगता है सर क्या वजह है जो प्रोपेगेंडा फैलाते रहती है पाकिस्तान या कोई भी और अगर स्टेट इंडिया के खिलाफ कर रही है तो क्यों कर रही है? इसमें एक तो बस एक चीज को आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा कि ये सारे के सारे सब्सक्राइबर पाकिस्तान में, ये हमने नहीं कहा, चैनल्स पाकिस्तान में बेस्ड हैं। ये इनके जो सब्सक्राइबर है पूरे विश्व में बेस्ड हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग हिंदुस्तान में, हमारे कंट्री में, इंडिया में भी रहे हों, पर इस तरह की जो ये विष फैला रहे हैं, हमारा काम है कि इसको जो है खत्म करें। और लास्ट टाइम जो है इंटरमीडिएट्स थे, उन्होंने हमारे को मदद करते हुए केवल इंडिया में ही इन चैनल्स को ब्लॉक नहीं किया, पूरे विश्व पे ब्लॉक किया। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने पूरे विश्व के लिए ब्लॉक किया। सर आगे इसमें क्या देखने को मिल सकता है? क्या और भी ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो मिनिस्ट्री ने हाईलाइट करे हैं जो आगे भी चलकर पे एक्शन लिया जा सकता है? आई एम श्योर इस तरह के जो है चैनल्स और भी होंगे और ये चैनल्स जो है जैसे जैसे हमारे नजर में आएंगे, जैसे हम तत्काल उसके ऊपर जो निर्णय लेते हैं, कल ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और कल ही की कल हमने ये जो है ऑर्डर पास किया। तो आगे भी हम पे अगर कोई भी चैनल आती है तो हम जो है इनको ब्लॉक करेंगे। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हमारा देश 130 करोड़ लोगों का देश है, तो हमें केवल इंटेलिजेंस एजेंसी ही नहीं, लोग जैसे जैसे हमारे पास जो है लाएंगे और हमें लोगों को खुद बताए कि ये चैनल हमारे देश के विरुद्ध काम कर रही है, हम उनको ब्लॉक करने का काम करेंगे। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी बुनियाद नफरत, कट्टरता और झूठ पर टिकी हुई है। पाकिस्तान के झूठ फैलाने वाले प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए भारत सरकार के आदेश पर पिछले महीने 21 दिसंबर को पाकिस्तान के 20 यूट्यूब चैनल्स और 2 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया था। उस कार्रवाई का उल्लेख करना भी यहां पर काफी जरूरी है। ये चैनल कश्मीर और भारतीय सेना के विरुद्ध लगातार फेक न्यूज पोस्ट कर रहे थे। भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जिन यूट्यूब चैनल्स को महीने भर पहले बैन किया था, उनमें द पंचलाइन, इंटरनेशनल वेब न्यूज, खालसा टीवी, द नेकेड ट्रुथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, पंजाब वायरल, नया पाकिस्तान समेत 20 चैनल्स हैं। दिसंबर में बैन किए गए चैनल्स के पास लगभग 35 लाख सब्सक्राइबर, 55 करोड़ व्यूज थे। यानी भारत सरकार जिस तरह लगातार फेक न्यूज की फैक्ट्रियों पर डिजिटल स्ट्राइक कर रही है, उससे लाखों लोग झूठ और नफरत के शिकार होने से बच जाएंगे।